को मल्टीप्लाई करना हो तो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, एक होता है उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखा जाता है? उसको लिखा जाता है ए वेक्टर और बी वेक्टर, उन दोनों के बीच में एक डॉट दिखा करके। और क्रॉस तो इसको कैसे लिखा जाता है? तो इस केस में आप ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्रॉस ऐसे लगा देते हो। अब जो आंसर आता है ए डॉट बी का, यानी कि डॉट प्रोडक्ट का, उसकी वैल्यू कितनी होती है? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू उनके बीच के एंगल का कॉस, बस खत्म। अब देखो, जो ए का मैग्नीट्यूड है वो भी एक नंबर आएगा, जैसे 2 5 10 20। बी का मैग्नीट्यूड भी एक नंबर आएगा और कॉस थीटा ये भी एक नंबर आएगा। तो जो आंसर आएगा, आंसर भी आपका क्या आएगा? एक नंबर आएगा, जैसे -10 20 50 इस तरह से। तो जो आंसर आता है वो एक नंबर आता है, यानी स्केलर आता है। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट का ही नाम एक और क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट यूज करो वर्ड या यूज करो स्केलर प्रोडक्ट, वो एक ही बात है। अगर क्रॉस की बात करूं तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या आता है? वो आता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच के एंगल का साइन थीटा। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन इसके बाद इसमें एंट्री होती है विलन की, वो है एन कैप। अब ये जो एंड में आता है, ये एन कैप क्या है? ये एन कैप पहली बात तो वेक्टर है। वेक्टर भी कौन सा है? यूनिट वेक्टर है, मतलब जिसकी लंबाई क्या होती है? 1। और ये वेक्टर किस तरह से होता है? ये वेक्टर इस तरह से होता है कि एन कैप ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो और एन कैप बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो। तो ओवरऑल जो बात थी बताने वाली वो ये है कि जो आंसर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का, वो आंसर एक वेक्टर में आएगा। कि यहां तक जो ये नंबर है ए बी साइन थीटा, ये तो एक नंबर आएगा, लेकिन आगे तो वेक्टर है, तो इसीलिए जो हमारा आंसर आता है वो वेक्टर में आता है। तो इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ये सब कैसे निकालते हैं वो बात करते हैं। पहले हम डॉट प्रोडक्ट को थोड़ा डिटेल में लेते हैं। सबसे पहले तो डॉट प्रोडक्ट को निकालना हो, उसका सिंपल तरीका तो ये हो गया। ये तरीका तो कब काम आएगा? जब हमारे पास में मतलब वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, जैसे आपको दे रखा हो कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 6 और उनके बीच का एंगल है मान लो 120। तो आपसे पूछा है बताओ ए डॉट बी बताओ, तब तो आप ये फॉर्मूला इजीली लगा लोगे कि ए का मैग्नीट्यूड 4, बी का मैग्नीट्यूड 6, दोनों के बीच का एंगल है 120, तो कॉस 120, कॉस 120 होता है माइनस का हाफ। तो आपका आंसर आ गया -12। ये तो तब काम करा जब आपको मैग्नीट्यूड दे रखा हो, लेकिन अगर आपको वेक्टर आई जे के में दे रखे हो तो कैसे करोगे आप? तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये 3 चीज निकालनी पड़ेंगी, आई डॉट आई या फिर जे डॉट जे या फिर के डॉट के। तो इन तीनों चीजों की वैल्यू सेम आती है। कैसे आती है? किसी एक को उठा लो, जैसे मैं उठा रहा हूं के डॉट के को, तो क्या होगा? पहले वाले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड इंटू उनके बीच के एंगल का कॉस। अब दोनों के कैप है, मतलब दोनों z डायरेक्शन में है, तो एंगल जीरो ही आएगा। आई और आई के बीच का एंगल भी जीरो, जे और जे के बीच का एंगल भी जीरो, के और के बीच का एंगल भी जीरो। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1। यानी कि आई डॉट आई हो या जे डॉट जे हो या के डॉट के हो, सेम के साथ डॉट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। और अगर इसका उल्टा करा, उल्टा करा मतलब आई का डॉट आपने आई के अलावा किसी और के साथ कर दिया, चाहे वो कोई भी हो, तो इस केस में आपका आंसर क्या आएगा? 0, क्योंकि जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा दोनों के बीच का? 90 डिग्री। तो ये बात तो हम यहां से भी बोल सकते थे, फॉर्मूले से भी हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है ए डॉट बी का, फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। ए बी का मतलब मैग्नीट्यूड है। तो अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, यानी कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए बी वेक्टर के, तो फिर cos 90 क्या होता है? 0। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा? 0। तो यानी कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट क्या आता है? 0। इसके ऊपर क्वेश्चन इस तरह से बन भी सकता है, बताऊंगा क्वेश्चन में आपको कैसे बनता है, ठीक है? उससे पहले आपको ये बात पता लग गई, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर आपने अलग अलग वेक्टर्स का डॉट करा, जैसे आई का डॉट जे के साथ कर दिया या जे का डॉट के साथ कर दिया या के का डॉट आई के साथ कर दिया, अगर अलग अलग का डॉट करोगे तो सबका आंसर क्या आएगा? 0। और सेम के साथ डॉट करोगे तो क्या आंसर आता है? 1। तो अब अगर हम देखते हैं कि हमको दो वेक्टर्स दे रखे हैं और दोनों दे रखे हो आई जे के में, जैसे आपको ए वेक्टर दे रखा है
ये बी वेक्टर दे रखा है, ये, और आपसे बोला है बताओ ए डॉट बी निकालो। जब आप ए डॉट बी निकालोगे तो पहले तो आप ए वेक्टर को पूरा यहां रखोगे, 3i माइनस 4j प्लस 5k। मैं इसको आपको जनरल में भी बता सकता था, बट एग्जाम्पल से भी बता दूंगा, तो बात तो एक ही है, समझने की बात है, वो समझ जाओगे। अदरवाइज मैं इसको ऐसे A1 A2 A3 ऐसे भी ले सकता था, बट ठीक है, एग्जाम्पल समझ जाओगे। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो ये 3i वाला है इसका डॉट होगा इस पूरे के साथ में। तो जो 3i वाला है इसका डॉट होगा इस पूरे वेक्टर के साथ, -2i प्लस 10j माइनस 2k। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगा वेक्टर आपके पास में -4j वाला, इसका भी डॉट होगा इस पूरे के साथ। और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा 5k कैप, और इसका भी डॉट होगा इस पूरे वेक्टर के साथ में। मैं पूरा वेक्टर लिख नहीं रहा, बस बता रहा हूं कि पूरे के साथ डॉट होगा। अब देखना, जो सबसे पहला स्टेप है, जब ये 3i कैप है इसका डॉट होगा, तो सबसे पहले इसका डॉट किसके साथ होगा, ये हो जाएगा i डॉट आई। ये तो मैंने फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करा, फिर मैं जब सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 को मल्टीप्लाई करूंगा जब 10 से, तो साथ में क्या बचेगा, i डॉट j। और जब 3i कैप को मल्टीप्लाई करूंगा -2 से, तो बचेगा मेरे पास में 3 इंटू -2, और यहां बचेगा i डॉट k। अब ये हम जानते हैं कि i डॉट j होगा तो भी 0 होगा, i डॉट k होगा तो भी 0 होगा। तो सिर्फ बचेगा कौन, जो i डॉट i वाला था। तो बस ये कितना बचेगा, -6। मतलब i वाला सिर्फ i वाले से ही मल्टीप्लाई हुआ। तो ऐसे ही जब सेकंड स्टेप में आप इस -4j का डॉट करोगे, तो i के साथ जब डॉट करोगे, यानी कि -2i के साथ जब डॉट करोगे तो 0 आएगा। फिर 10j के साथ जब डॉट करोगे तो आंसर आपका आएगा -4 इंटू में ये दूसरा वाला वेक्टर, ये था 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा j डॉट j। तो वो क्या होता है 1, तो इसलिए वो रहेगा। फिर आप -4j को मल्टीप्लाई करोगे -2k से, तो फिर से वो j डॉट k तो 0 हो जाएगा। और फिर लास्ट में बचेगा ये 5k वाला। 5k वाले को जब करोगे तो i वाले से करोगे तो 0 आएगा, j वाले से करोगे तो 0 आएगा, जब k वाले से करोगे तो 1 आएगा। 5 इंटू -2, तो यहाँ पे आ गया k डॉट k। तो ये क्या बन गया, -6, ये बन गया -40, j डॉट j तो 1 है, ये बन गया -10, k डॉट k ये 1 है। तो ये कितना हो गया, -56। तो ये आपका आंसर है। तो इसलिए हम इसको इन जनरल फॉर्म में कैसे बोल सकते हैं कि अगर आपको ए वेक्टर दे रखा हो ऐसे कि a1i प्लस a2j प्लस a3k, और बी वेक्टर आपको दे रखा हो ऐसे b1i प्लस b2j प्लस b3k, और आपको इन दोनों का डॉट निकालना हो, तो सिंपल सी बात क्या है, i वाले को i वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो a1 b1 प्लस फिर j वाले को j वाले से मल्टीप्लाई कर दो, a2 b2, और फिर k वाले को k वाले से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि बाकी सारे तो 0 हो जाते हैं। डायरेक्टली आप याद रख सकते हो। तो ये तब तरीका काम आया जब आपको दोनों वेक्टर्स i j k में पता हो। इसके अलावा एक दो प्रॉपर्टीज और हैं, वो देख लेते हैं। एक प्रॉपर्टी ये निकल करके आती है कि आप चाहे a डॉट b निकालो, चाहे आप b डॉट a निकालो, आंसर आपका सेम ही आना है। a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू में cos थीटा, तो दोनों सेम आते हैं। ये पॉइंट मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि क्रॉस में ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर वेक्टर्स पे, तो मान लो आपको a वेक्टर दे रखा है ऐसे 3i माइनस लेमडा j प्लस 2k, और आपको b वेक्टर दे रखा हो 3j माइनस 4i प्लस 2k। आपसे बोला हुआ है फाइंड लेमडा इफ a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। ये क्वेश्चन है, आपको दे रखा है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं और आपसे लेमडा निकलवाया है। तो अब हम यहां पे जानते हैं कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट क्या हो जाता है, 0। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट क्या आता है, 0। तो a डॉट b क्या आना चाहिए, 0। अब यहाँ पे a डॉट b करो तो i वाले को i वाले से करूंगा, तो यहाँ पे i वाला है 3i, यहाँ पे i वाला है -4i, तो मल्टीप्लाई कौन होगा, 3 इंटू में माइनस का 4। फिर j वाले को j से करूंगा, तो यहाँ पे j वाला कितना है, माइनस लेमडा j, तो माइनस लेमडा,
और यहाँ पे जे वाला कितना है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 3। फिर के वाले को के से, तो यहाँ पे के का है 2k, यहाँ पे भी के वाला है 2k, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो ये कितना आ गया, माइनस का 12 माइनस का 3 लेमडा प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी आपको -3 लेमडा इक्वल्स टू, तो ये होगा -8, वहां जाकर के ये हो जाएगा प्लस का 8, तो लेमडा की वैल्यू आ गई आपके पास में -8/3। इस तरह से कई बार न्यूमेरिकल इसके ऊपर बन जाते हैं। और भी बहुत चीजें बन सकती हैं। एक दो पॉइंट और बताना चाहूंगा यहाँ पे मैं आपको। कभी भी आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो उसका सबसे आसान जो तरीका होता है वो कौन सा होता है, तो वो डॉट प्रोडक्ट वाला तरीका ही होता है। आप वैसे तो आप क्रॉस से भी निकाल सकते हो, लेकिन सबसे आसान जो पड़ेगा वो किससे पड़ेगा आपको, डॉट से। डॉट से क्यों पड़ेगा, ए डॉट बी का फॉर्मूला आया था, वो आया था ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आएगा ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो यहां से निकालना बड़ा आसान है। अगर आपको ए और बी वेक्टर्स आईजेके में दे रखे हो और उनके बीच का एंगल पूछा हुआ हो, तो आप ये फॉर्मूला यहां पे लगा सकते हो। जैसे सेम क्वेश्चन में ले लूं जो मैंने पहले लिया था क्वेश्चन, यानी कि ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ होता, अगर ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ होता फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना होता आपको, तो आप कैसे निकालते, आप बोलते कॉस थीटा, वो किसके बराबर आता, तो ऊपर तो क्या आता ए डॉट बी। ए डॉट बी हमने ऑलरेडी निकाला था, वो कितना आया था, आई थिंक -56 आया था ना, देखते हैं इसको भी कितना आया था वो, हाँ -56 आया था। तो ए डॉट बी कितना आया था, -56। नीचे क्या आना है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का, तरीका क्या होता है, रूट के अंदर उसके आई वाले नंबर का स्क्वायर, तो ए का जो आई वाला है वो कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, फिर -4 का स्क्वायर, जे वाले का स्क्वायर, फिर के वाले का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 9 + 16 + 25। तो ये हो जाएगा 16 + 5 25, ये हो गया 25 ये हो गया √50। थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूं बट नहीं कर रहा मैं, छोड़ो उसको। फिर ऐसे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं, वो कितना आएगा, डायरेक्टली लिख दो, तो -2 का स्क्वायर 4, फिर 10 का स्क्वायर 100 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो गया √108। तो अगर आपको एंगल निकालना है तो यहाँ पे नीचे आपको क्या चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड, तो ये कितना आ गया √50 और ये आ गया √108। अब वो 10th क्लास वाली बात नहीं है कि आपके आंसर बड़े सुंदर आएंगे, आंसर इस तरह से अजीबोगरीब आंसर आएंगे। अब जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि कॉस थीटा इक्वल टू -56। अच्छा ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है ना, रूट के अंदर लेकर के काटापीटी कर सकते हो, बट वो मेरा मतलब एम नहीं है बताना। तो अगर आपको एंगल निकालना हो तो इस तरह से गंदे से आंसर आ सकते हैं आपके। आपको आंसर दोनों के बीच का एंगल लिखना है तो आप इसको कॉस इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई होता है तो कर लियो सिंप्लीफाई, उसको रूट से बाहर कॉमन लेकर के निकाल लियो, कुछ काटापीटी कर लियो, बट बेसिक बात ये थी। तो ये सब चीजें थी, ये आती है डॉट प्रोडक्ट में।